Hi everyone, this is my first video on class 12 हिस्ट्री CBSE। ये वीडियो जो है पहली वीडियो है मतलब क्लास 12 हिस्ट्री CBSE के सीरीज का। मैं इसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने अच्छे तरीके से यानी कि इस वीडियो को जो मैंने बनाने की कोशिश की उसमें मैंने ये कोशिश करी है कि अपने इनोवेटिव तरीके से पूरे चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको आप सब्सक्राइब करें। और यदि इस वीडियो में देखने के बाद यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिखें और मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जनरली क्लास 12 हिस्ट्री का जो कोर्स कंटेंट होता है उसमें मतलब आप देखें तो ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस्ड पे है। अगर हम ब्रॉड व्यू की बात करें जो CBSE की जो वेबसाइट पे जो ये सिलेबस दिया हुआ है उसमें कि ब्रॉड ओवरव्यू है कि मतलब अर्ली हब, एंसेंटर्स, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी जो बात करेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, एक्सेप्ट आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट। डिस्कशन क्या करेंगे हम तो हाउ इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, यानी कि जो भी जो आर्टिकल्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट से मिले हैं, चाहे वो सील्स हों, बीट्स हों, ऑर्नामेंट्स हों, जो मॉन्यूमेंट्स हों, उसको आर्कोलॉजिस्ट ने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया है या हिस्टोरियन ने कैसे उसको यूटिलाइज़ किया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो फैमिलियराइज द लर्नर विद अर्ली अर्बन सेंटर्स एज इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, इंट्रोड्यूस द वेज इन विच न्यू डेटा कैन लीड टू अ रिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग नोशंस ऑफ हिस्ट्री। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होगा तो एट द कंक्लूजन ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टेट एंड डिड्यूस द मल्टीलेटरल aspects of Harappan civilization in order to understand the first civilization of the world, develop an ability to use and analyze socio-economic, political aspects of Harappa, और लास्ट में investigate and interpret historical and contemporary sources, viewpoints of ASI यानी कि Archaeological Survey of India and Historians on Harappa। मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले या चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक कोटेशन शुरू करना चाहूँगा जिसमें एरियल डुरेंट ने कहा है कि अ ग्रेट सिविलाइजेशन इज नॉट कॉन्कर्ड फ्रॉम विदाउट अंटिल इट हैज डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ फ्रॉम विदिन। चैप्टर को अगर देखें तो आप हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं चाहता हूँ कि अदर सिविलाइजेशन यानी वर्ल्ड की जो अदर सिविलाइजेशन उसके साथ भी कंपेयर करें। ठीक है, तो एक टाइमलाइन इस प्रकार से है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड रहेगा इसका 3000 BC से 1500 BC। कुछ बुक में आप इसके पीरियड्स के डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब मैंने एक कॉमन डेट लिया है। एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर, पॉटर्स व्हील, सिटी प्लानिंग यानी कि टाउन प्लानिंग के लिए ये सिविलाइजेशन काफ़ी फेमस थी वर्ल्ड में। राइटिंग पिक्टोग्राफिक थी। अब चूँकि जो राइटिंग यानी कि स्क्रिप्ट की जो बात करें वो येट टू बी डेसिफर्ड, अभी हमें पता नहीं चला है, हालांकि वर्क हम कर रहे हैं इस पर और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को हम डेसिफर कर लेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला है और जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की कैसे मतलब उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। रिलीजन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पता अभी तक चला नहीं, अननोन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर दूसरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की बात करें तो उसका पीरियड था 3000 BC से लेकर 750 BC। मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने भी पीरियड जो मैंने लिए हैं ये अप्रॉक्स यानी कि जो मतलब जो कॉमन था वो लिया है। अब अगर आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ें तो आप देखेंगे इसके जो पीरियड्स में डेट्स में कुछ चेंजेस हैं, ईयर्स में कुछ चेंजेस हैं, तो मैंने जो कॉमन है उसको एक्सेप्ट किया है। मेसोपोटामिया का जो एरिया है आज का वो है सुमेर, बेबीलोन यानी कि जो मॉडर्न इराक जो है वो है। ऑक्यूपेशन क्या था तो टेक्सटाइल, मेटल वर्किंग सिस्टम्स, और ये मतलब इनका ऑक्यूपेशन था।
इसके अलावा भी और भी लोग बहुत सारे काम करते थे। देन राइटिंग जो है वो यूनिफॉर्म राइटिंग है, और इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी राइटिंग डेसिफर कर दी गई, और इस यही रीज़न है कि हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। रिलीजन था वो पॉलीथिस्टिक था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इनका टाइम पीरियड हम ले सकते हैं 3000 BC से लेकर 800 BC। एरिया जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन अलॉन्ग विथ नाइल रिवर। ऑक्यूपेशन जो था वो इजिप्शियन पिरामिड, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो वो पिरामिड के लिए काफ़ी जाना जाता है, फिर मोमिफिकेशन के लिए जाना जाता है, डेसिमल सिस्टम के लिए जाना जाता है, सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते ही है। राइटिंग जो थी वो हाइड्रोग्राफिक थी। रिलीजन जो था वो पॉलीथिस्टिक थी। मोस्टली जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थे उसकी रिलीजन जो है वो पॉलीथिस्टिक ही था। ग्रीक्स सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था 2700 BC से 800 BC। एरिया जो था वो मान के चलिए आप सेंट्रल ग्रीस, वेस्टर्न ग्रीस, मैसेडोन, लेटर अलेक्जेंड्रिया, ये सारे एरिया थे। ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर, वाइन मेकिंग, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। राइटिंग कहा जाता है कि ग्रीक पॉलीथिस्टिक था और रिलीजन पॉलीथिस्टिक, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे उसकी जो रिलीजन थी वो पॉलीथिस्टिक ही था। चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें तो हम इसका जो टाइम पीरियड था वो 1600 BC से 1 AD। एरिया जो था वो आज का जो मॉडर्न चाइना है। ऑक्यूपेशन जो था वो सिल्क, पॉटरी, चाइना वेयर, मेटल्स। राइटिंग चाइनीज। और रिलीजन की बात करें तो ताओइज्म और कन्फ्यूजनिज्म, ये दो रिलीजन थे चाइना के जो आज भी फॉलो किए जाते हैं। अब माया सिविलाइजेशन की बात करें तो 1500 BC से 300 AD। ये माया सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन के बारे में आप क्लास 11th की NCERT टेक्स्ट बुक में इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली इसका जिक्र किया गया है, जिससे आप क्लास 11th के NCERT टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। माया सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो सेंट्रल अमेरिका आज का। ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर, कॉटन, डाइंग, फिर मेसो अमेरिकन पिरामिड्स, माया सिविलाइजेशन पिरामिड्स के लिए भी जानी जाती थी। राइटिंग था वो कह सकते हैं कि मतलब ये राइटिंग जो है मतलब हाइड्रोग्राफिक राइटिंग जो आज भी यूज होती है इन जगहों पे। रिलीजन पॉलीथिस्टिक। एस्टेक सिविलाइजेशन की बात करें ये 1325 AD से लेके 1519 AD के बीच में ये टाइम पीरियड माना जाता है। एरिया जो है आज का मैक्सिको। ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, स्मेल्टिंग, मेटल वर्किंग, ये सारा था। राइटिंग था पिक्टोग्राफिक। और रिलीजन जो था वो, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले भी, कि सारा जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन था उसका रिलीजन था वो पॉलीथिस्टिक था। फिर लास्ट में अगर बात करें तो इनका सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था 1300 AD से लेकर 1532 AD। एरिया जो था वो इक्वाडोर, पेरू और चिले। ऑक्यूपेशन टेक्सटाइल लूम्स, एग्रीकल्चर, इनका आर्किटेक्चर। और लैंग्वेज जो था वो क्विचुआ था। और रिलीजन पॉलीथिस्टिक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। चलिए चैप्टर को शुरुआत करें। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, खासतौर पे हम जिस टाइम फ्रेम को पढ़ने जा रहे हैं वो जनरली 2600 BC से लेकर 1900 BC, जिसको हम मैच्योर हड़प्पन फेज भी कहते हैं। चैप्टर का जो बुक का पहला पेज है उसमें है ये पहला मेंशन है कि द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील्स इसलिए क्योंकि अब ये सील बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि जब एक्सकवेशन में ये बहुत सारे सील्स मिले जिसका हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली इस पे एनिमल मोटिव्स हुआ करता था। इस पे स्क्रिप्ट भी है जो अभी तक येट टू बी डेसिफर्ड। स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है कि कौन सा स्क्रिप्ट है। Generally, ये made of stone called steatite. Seals like this one often contain animal motifs and signs from a script that remains undeciphered. Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind. जैसे कि अब हमारे पास और भी कुछ है क्योंकि हम तक स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो उनके उनके हाउसेस,
कोट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। इन अदर वर्ड्स ऐसा कहें कि जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसी के आधार पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना है। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and they may even remain so. अब इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो भी कुछ जानकारी प्राप्त है वो ऑर्नामेंट्स, मॉन्यूमेंट्स, सील्स, बीड्स, इसके आधार पे ही हमने जानकारी प्राप्त की। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है और आने वाले जो एक्सकवेशन जो चल रहा है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राखीगढ़ी में एक्सकवेशन हुआ है और वहाँ पे 5000 साल पुराना 5000 years ओल्ड गोल्ड फैक्ट्री मिली, यानी सोने बनाने की फैक्ट्री मिली। तो और उसमें जो पॉट्स मिले हैं और जो उसमें से जो स्क्रिप्ट्स जो मिला है उसमें दावा किया जा रहा है कि इसे पढ़ लिया जाएगा, हमसे पढ़ भी लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और ऐसे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी और भी जुड़ सकती है। टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and the period of time. In the case of the Harappan culture, these distinctive objects includes like seals, beads, weights, stone blades, and even baked bricks. ब्रिक्स का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी की जा रही थी तो ऐसा माना जाता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिक्स रोवर्स जो हड़प्पन साइट्स पे जो कि मतलब मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट्स जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, चाहनजोदड़ो, अल्लाडीनो, ये सारे साइट्स है वो पाकिस्तान में। तो कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज हुई वो ब्रिक्स रोवर्स के कारण हो पाई, यानी जो चोर थे वो ईंटें चुरा के लेके जा रहे थे और तो तभी जो है सो ब्रिटिश ऑफिसर्स की नज़र उस पर पड़ी और चूँकि ब्रिक्स की जो साइज़ थी उसकी जो बनावट थी वो थोड़ा सा यूनिक था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये ब्रिक्स कहाँ से मिले, क्योंकि जो मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स भी मतलब बिल्डिंग्स बना रहे थे और बनाने का काम कर रहे थे, तो उनके लिए जो ये ब्रिक्स का साइज़ था वो काफ़ी सा अजीब सा लगा। जब उन्होंने उस ब्रिक रोवर से पूछा और जब ब्रिक्स रोवर्स ने उस जगह पे ले जाके उन्हें बताया कि मैंने यहाँ से ईंटें चुराई हैं, तो तब जाके जो है सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे जो हम ब्रिक रोवर्स की जो स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन अप्रॉक्स 2600 BC एंड 1900 BC। अब ये इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जिसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्योंकि ये रिवर इंडस के किनारे बसी थी इसलिए इसको इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन मतलब कहने का तो यही है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन या सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन्स इन द सेम एरियाज। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्ट्रीब्यूट इन फ्रॉम थ्री दीज कल्चर्स। मतलब समझ जाइए इसको इस तरह से हम बात करें कि मैच्योर, अब जनरली हम जो 2600 BC से 1900 BC की जो बात करते हैं उसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते हैं। तो इसका मतलब ये था कि 2600 BC से पहले भी सिविलाइजेशन रही होगी या पहले भी लोग रहते होंगे, तो उसको हम अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन फेज कहते हैं। और बीच का जो पीरियड जिसके बारे में हम इस चैप्टर पे जो फोकस करेंगे उसको मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 2600 BC से 1900 BC। और फिर
तीसरा फेज है लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जब डाउनफॉल हुआ था 1900 BC में, ये माना जाता है इसका डाउनफॉल हुआ था। तो 1900 BC ऑनवर्ड्स का जो फेज है उसको हम लेट हड़प्पन फेज कहते हैं। आइए देखते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसका डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी और फाइंडिंग्स। किन लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी, कौन कौन से साइट्स हैं। पहला शुरुआत करते हैं हम हड़प्पा, जिसका एक्सकवेशन किया गया था दयाराम सैनी के द्वारा 1921 से 23 के बीच में। ये कहाँ पे है, तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में। यहाँ से हमें कौन सा स्पेशल चीज़ें हमें प्राप्त हुई, तो स्टोन डांसिंग नटराज, जो कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है, एंड सिमेट्री 37 हैव बीन एक्सकवेटेड। दूसरा साइट है मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ डेड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको मुर्दों का टीला कहते हैं। मुर्दों का टीला इसलिए कहते हैं कि पूरा शहर जो था, यहाँ पे जब इनिशियल डिस्कवरी हुई थी, जब एक्सकवेशन हुआ, तो मोस्टली जो शहर था वो बिल्कुल ही मुर्दों का ही शहर था। इट वॉज एक्सकवेटेड बाय R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी पूरा नाम है, in 1922, situated on the bank of river Indus in लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये सारे जो है वो पाकिस्तान में है अभी। यहाँ से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई जो प्राप्त हो, जैसे ग्रेट बाथ, कॉलेजिएट बिल्डिंग, द असेंबली हॉल, उसके अलावा पशुपति महादेव जैसे प्रोटोशिवा जिसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है, एंड सील एंड फ्रेगमेंट ऑफ वोवेन कॉटन हैव बीन एक्सकवेटेड। तीसरा साइट है चौनादरो, सिंध, पाकिस्तान। आप चौनादरो को जानते होंगे कि जनरली क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था। एक्सकवेटेड बाय N.G. Majumdar in 1931, situated on the bank of river Indus in Sindh, Pakistan. It is only in the site with no citadel. No citadel मतलब यानी जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स मिले हैं वहाँ पे लोअर टाउन, अपर टाउन मिला है, यानी कि अपर टाउन को सिटाडेल कहते थे और लोअर टाउन यानी कि रेसिडेंशियल एरियाज, तो ये मिले। लेकिन चाहो तो एक ऐसा साइट था जहाँ पे कोई सिटाडेल का साइन नहीं मिला है। यहाँ से हमें ब्रोंज फिगरेंस ऑफ ब्लॉकार्ट एंड इकास एंड स्मॉल पॉट सजेस्टिंग अ किंग वेल हैव बीन एक्सकवेटेड। आगे हम बात करें, नेक्स्ट साइट है कालीबंगन, जिसको ब्लैक मेंजल्स, जो कि राजस्थान में है, एक्सकवेटेड बाय बीबी लाल इन 1961, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघर। यहाँ से क्या क्या मिला, तो प्लग फील्ड, वुडन फरो, 7 फायर अल्टर्स, बोन्स ऑफ कैमल, 2 टाइप्स ऑफ बरियल्स, सर्कुलर ग्रेव एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव, ये हमें मिला है कालीबंगन से। नेक्स्ट है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, एक्सकवेटेड बाय J.P. जोशी इन 1967 to 68, सिचुएट ऑन द बैंक ऑफ रिवर लूनी, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला था, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, हालांकि अभी तक इसकी हम डिसिफर नहीं कर पाए, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला है, एंड स्टेडियम हैज़ बीन फाउंड हियर। नेक्स्ट है सुरकोटडा, जो कि ये भी गुजरात में ही है। इसके अलावा भी साइट्स हैं जैसे कि लोथल। सुरकोटडा एक्सकवेटेड बाय J.P. जोशी इन 1972, सिचुएटेड बिटवीन द रिवर साबरमती एंड द भोगेवो। यहाँ से हमें जो एविडेंस मिला है वो हॉर्स, ओवल ग्रेव एंड पीट बरियल्स हैज बीन फाउंड हियर। उसके बाद है बानावाली, जो कि हरियाणा में, एक्सकवेटेड बाय R.S. Beast in 1973, situated on the bank of the river Saraswati. Evidence of the both pre-Harappan and Harappan culture and barley with good quality has been found here. सरस्वती रिवर, जिसको कि हरियाणा में भी हाल ही में 5-6 साल पहले इसको ढूंढा गया और उसका ट्रेस पता करने की कोशिश की गई और पता लगा लिया गया काफ़ी सालों की मेहनत के बाद कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखें हम चैप्टर को, जो मैंने अपने नोट्स के थ्रू उसको कंपाइल करने की कोशिश की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑफन नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों से कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि पहली साइट से इसका डिस्कवरी किया गया था। इट स्टार्टेड फ्लोरिशिंग अलोंग रिवर इंडस नाउ इन पाकिस्तान एट अराउंड 2600 BC. हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन जैसे जिसका तुलना हम कर सकते हैं जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इन तीनों सिविलाइजेशन से
हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो काफ़ी बड़ी थी, जोग्राफिकल मतलब जोग्राफिकली भी और बाकी अन्य चीज़ों में भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इन तीनों सिविलाइजेशन से काफ़ी बड़ी थी। हड़प्पा was the first site of this civilization discovered by archaeologists. It was an urban civilization. Its writing is not deciphered. हालांकि दावे किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट वो डेसिफर हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब राखीगढ़ी में जो स्क्रिप्ट मिला है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि स्क्रिप्ट जो है लगभग पढ़ ली गई है और शायद इसको जल्द ही हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। आफ्टर 1900 BC most of the sites were abandoned due to the some reasons. वो सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम लास्ट में इसको चैप्टर के एंड में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाय 1900 BC मेजर पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंडेड। पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हालांकि मैंने पहले ही आपको ये बता दिया लेकिन फिर से इसको देख लें। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BC एंड 1900 BC। द पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे कि पहला इसको अर्ली हड़प्पन कल्चर कहते हैं, यानी बिफोर 2600 BC। दूसरा जो है वो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर, बेसिकली हमारा चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है, जिसको हमने डेटेड जिसको हम इसका टाइम पीरियड है वो 2600 BC से 1900 BC। और थर्ड जो कैटेगराइज किया गया है वो है लेट हड़प्पन कल्चर, यानी कि डाउनफॉल के बाद का जो पीरियड था आफ्टर 1900 BCE। सम इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जैसे कि कालीबंगन, लोथ राखीगढ़ी, धोलावीरा, रूपर, हड़प्पा, गंडीवाला, चानोदरो, सुटकासगन, डोर, मोहनजोदड़ो, अमरी, बालाकोट, कोटडीजी, रंगपुर, नागेश्वर इटीसी। इसके अलावा जैसे और भी अल्लाडिनो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अल्लाडिनो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे स्मॉलेस्ट साइट्स थी। मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ये कुछ टाइम पीरियड है कि कब इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे क्या क्या हुआ। तो 1875 में रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम चैप्टर वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाई ही वाज कंफ्यूज्ड व्हेन ही गॉट हड़प्पन सील। नेक्स्ट है 1924 जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑफिशियली जो है 1924 में ये अनाउंस किया गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। 1925 में एक्सकवेशन बिगेन एट मोहनजोदड़ो। 1944 R.M. Wheeler became the Director General of ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1946 R.M. Wheeler excavate हड़प्पा। 1955 S.R. Rao begins excavation at Lothal. 1960 B.B. Lal and B.K. Thapar begins excavation at Kalibangan. 1974 में M.R. Mughal begins exploration in Bhavalpur. Then 1990 R.S. Best begins excavation at Dholavira. ये सारे टाइम पीरियड है। अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर देखें तो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टलिज्म एंड स्टोन क्राफ्ट्स। The settlements were small in size and had no large buildings. Subsistence strategy of the people, यानी कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में कैसे जानकारी हमें मिलती है। तो subsistence strategies of the people included the hunting, gathering, cultivation, pastoralism and distribution. इन सारी एक्टिविटीज से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। People relied on many plants and animals, fishing and agriculture for their food. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस पे ज़्यादा मतलब इसी पे डिपेंडेंट होंगे। There are evidences of bones of animals which prove that people consume meat, terracotta models of oxen, plugs, etc. so that people relied on the agricultural activities. मतलब ये सारी चीज़ जो मिले जिससे ये हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था।
Different types of food available to the people. The Harappans ate wide range of plants and animals products, including fish. Archaeologists food grains such as wheat, barley, lentils, chickpea, and sesame at the Harappa sites. In Gujarat, meats have been found. Rice was found really. राइस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जनरली न के बराबर मिले हैं लेकिन जनरली राइस का जो हमें ट्रेसेस हमें देखने को नहीं मिला है. बोन्स ऑफ कैटल, फीस, फॉल, सीप, goat, buffalo, pig, boar, deer, and gharial are found at the sites. Studies indicate that these animals were either domesticated or hunted by the Harappans. अब ये हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं क्योंकि इतने सारे जो बोन्स मिले हैं, इतने सारे जो जियोलॉजिस्ट ने इन सारे एनिमल्स के बारे में जो पता लगाया है, इसे अंदाज़ा लगाया सकता है कि या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इसका हंटिंग करते थे या इसको डोमेस्टिकेट करके पालतू बना के भी रखते थे. अब ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई उससे हम यही कह सकते हैं कि दोनों होता होगा, मतलब डोमेस्टिकेट भी करते होंगे और हंटिंग भी करते. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन्स की जब बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हरप्पन्स. पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको. द प्रिवलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स. यानी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में हमें जानकारी जो हमें फाइंडिंग्स मिली है ग्रेन्स की, उससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन होगा. It is very different to reconstruct actual agriculture practice carried out by the Harappans. Terracotta sculptures of the bull and their representation on the seals indicate the bull was known to them. अब चूँकि टेराकोटा पोर्ट्स, टेराकोटा एनिमल्स के जो बुल हो या ऑक्स हो, ये सब हमें मिला है, जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इनको जानते होंगे. अब इनको जानते हैं मतलब कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इसका यूज़ करते होंगे. फ्रॉम दिस द आर्कोलॉजिस्ट एज्यूम दैट द ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग. Moreover, the archaeologists have also found terracotta models of the plugs at sites in Cholistan and at Banawali in Haryana. Evidence of a plugged field associated with the early Harappans levels have also found at Kalibangan. The field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब दो राइट एंगल्स थे स्ट्रेट और शायद सेपरेटली इसको यूज़ किया जाता होगा, दो क्रॉप्स एक साथ यूज़ की जाती होगी, मतलब कल्टीवेट की जाती होगी. मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी-arid region. So to enhance agriculture produce, they needed facilities of irrigation. Traces of the canals have been found in the Harappan sites of the Sordugai in Afghanistan. It is also likely that that water was drawn from wells was used for irrigation purpose. Besides, water reservoirs found in Dholavira may have been used to store water for agriculture activities. Processing of food require grinding equipment as well as vessels for mixing, blending, and cooking. These equipments were made of stone, metal, and terracotta. आगे बात करें हम लेआउट ऑफ मोहनजोदड़ो, यानी कि हम टाउन प्लानिंग की बेसिकली हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं. और मैंने आपको कहा भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे अट्रैक्शन मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों पढ़ते हैं और या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है या हम जो जानते हैं तो किन वजहों से. तो एक तो था टाउन प्लानिंग, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा इसके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थे, और फोर्थ अगर कहें तो जो भी जो मॉन्यूमेंट्स मिला है और जो ऑर्नामेंट्स या सील्स मिले, ये सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस सिविलाइजेशन को जानने के लिए. तो उसी में टाउन प्लानिंग की बात करें तो हम जो मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि द मोस्ट spectacular part of Harappan structure is the large scale town layout. The city of Mohenjo-daro was divided into two halves, that is the citadel and the lower city. Citadel का मतलब upper town और lower city का मतलब lower town. आप इसको इस तरह से समझिए कि जो अपर टाउन था उसको सीटाडेल के नाम से जाना जाता है और इट वॉज सेपरेटेड विथ वॉल. ठीक है,
और नीचे का जो था उसको, नीचे का जो एरिया था वो रेसिडेंशियल एरिया, जिसको लोअर टाउन से हम जानते हैं। ठीक है, अब आज के ज़माने में अगर हम कहें कि भाई रेसिडेंशियल एरियाज, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज के ज़माने में अगर हम तुलना करें तो थोड़ा सा काफ़ी सार्कास्टिक लगता है कि आज हम बहुत ही प्राउडली हम कहते हैं कि हम वी आर लिविंग इन द रेसिडेंसी, आई मीन लाइक क्राउन रेसिडेंसी, बहुत सारे प्रिंस रेसिडेंसी, बहुत सारे ऐसे रेसिडेंसीज के जो अपार्टमेंट नए नए बने हैं और लोग जो रह रहे हैं, तो बड़ा प्राउडली लोग कहते हैं कि ये रेसिडेंसी है, वो रेसिडेंसी में रहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रेसिडेंशियल जो एरिया था वो लेबर क्लास के लोगों के लिए था। तो आज अगर हम इसको अगर बोले तो लोगों को काफ़ी हंसी आएगी कि आज हम बड़े ही गर्व के साथ सोसाइटी में रहते हैं और कहते हैं कि लिविंग इन क्राउन रेसिडेंसी, या जो भी नाम हो आज के जो रेसिडेंसीज के जो अपार्टमेंट, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रेसिडेंशियल एरिया थे वो लेबर क्लास के लोगों के लिए था, आम लोगों के लिए, और अपर क्लास के लोग यानी कि एलिट क्लास के लोग जो थे वो सिटाडेल में रहते थे। खैर सरकास्टिक था, बस इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से। चलिए, तो सिटाडेल इट वाज बिल्ट ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, इट वाज वॉल्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। The citadel was probably used for special public purposes. The lower town was walled. Several buildings were made on the platform that served as a foundation. Labor was mobilized at very large scale. अब चूंकि इतनी बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती थी तो लेबर की जरूरत तो पड़ती होगी। The citadel was first planned and then implemented. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि टाउन प्लानिंग जो थी वो पहले प्री प्लान था। ऐसा नहीं था कि बस बनाना है तो बना लिया और कोई प्लानिंग नहीं थी, यानी साइंटिफिक वे में पहले इसको प्लान किया जाता था, प्री प्लान होता था बिल्डिंग बनाने से पहले। ब्रिक्स यूज्ड इन द बिल्डिंग वर यूनिफॉर्म इन साइज, यूनिक था। मतलब मैंने कहा था आपको चैप्टर जब स्टार्ट किया इस वीडियो में बताया था कि इस सिविलाइजेशन की खोज हो जाने में ब्रिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। The roads and streets in the lower town were laid out in grid pattern, intersecting at right angles. Totally जो टाउन प्लानिंग का जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें लगेगा कि बहुत ही साइंटिफिक वे में इसे बनाया गया था। The streets and drains were first laid out and then houses were built on the same pattern. आज भी भारत के कई शहरों में अगर आप देखेंगे तो उनका जो शहरीकरण हुआ है वो बड़ा ही विचित्र हुआ है। घर बना दिए गए, मोहल्ले बसा दिए गए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। इसका नतीजा ये है कि वाटर लॉगिंग, जब बारिश का जो महीनों में जब उस मोहल्ले की बात करें, मैं किसी मोहल्ले की बात नहीं कर रहा, आसपास में बहुत सारे मोहल्ले हैं, लेकिन अगर भारत में आप अगर आसपास में देखें तो ऐसे बहुत सारे मोहल्ले मिलेंगे जहाँ पे आपको पानी जाम बरसात के महीनों में। और इसका रीज़न ये है कि ड्रेनेज सिस्टम जो प्रॉपरली जो है इसको बनाया नहीं गया। घर बना लिए, घर बन गया, लोग बनाते चले गए, मोहल्ले बन गए, बस गए, लेकिन सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया। और यदि आज हम अगर इसको कंपेयर करें मतलब मोहनजोदड़ो में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स पे, तो देखेंगे कि वहाँ पे पहले ड्रेनेज सिस्टम को काफ़ी वैल्यू दी जाती थी, पहले बनाया जाता था तब जाके पूरे सिटीज़ की जो फाउंडेशन तैयार की जाती थी। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट ऑफ दीज वर सेंटर ऑन द courtyard with rooms on all sides. Different activities like cooking, weaving, etc. were carried out in the courtyard, particularly during the hot and the dry season. There were no windows along the walls on the ground floor, so privacy could be maintained. अब ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जितने भी साइट देखेंगे वहाँ पे विंडो नहीं था। लोग मानते थे कि प्राइवेसी को ज़्यादा प्रेफर करते थे और इसीलिए विंडो नहीं दी जाती थी। The main entrance did not provide view of courtyard and interior. Every house had bathroom paved with bricks, which was connected through the wall to the street drains. अब सोचिए कितना साइंटिफिक तरीके से ड्रेनेज बनाया जाता था। ठीक है, और ये था कि घर के जो वेस्ट मटेरियल्स जो किचन से निकलते होंगे वो घर के बाहर जो ड्रेनेज बना हुआ था
और जिसका कनेक्शन मेन रोड से लगा हुआ था, यानी कि किचन से वेस्ट मटेरियल निकलते ही सड़क के किनारे जो ड्रेनेज थे उससे निकल जाता था। कितना साइंटिफिक तरीके से बनाया गया होगा। इन सम हाउसेज रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेस टू रीच सेकेंड स्टोरी और roof have been found. Many houses that had wells which were reachable from outside of the use of for the use of the outsider, यानी बाहर के लोग अगर कोई आते होंगे तो wells था, मतलब कि बाहर के लोग उसको यूज कर सके। It is estimated that total number of wells in Mohenjo-daro was about 700, मतलब 700 से ज़्यादा wells मिले हैं मोहनजोदड़ो। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा, ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स था और वन ऑफ द सेंटर अट्रैक्शन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। देखते हैं, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटी वाज द वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। अब ये जितने भी घर बनते थे वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होता था, यानी कि घर के जितने भी स्ट्रीट जो मटेरियल होता था वो सीधे स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हो जाता था और उसके थ्रू निकल जाता था। The drains were made of mortar, lime and gypsum. They were covered with big bricks which could be lifted easily to clean the drains. अब ये सोच कितना मतलब साइंटिफिक वे में उन्होंने ड्रेनेज बनाया था, यानी कि ड्रेनेज को साफ भी मतलब साफ कर उठा लीजिए, ड्रेनेज को साफ करके फिर इसको ढक भी दिया जा सकता था। मतलब ये मतलब उनका एक सोच सकते कितना इनोवेटिव तरीके से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया था। फॉर सीवेज फ्रॉम द हाउसेज, पिट्स वर प्रोवाइडेड एट आइदर साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विथ सम्प्स फॉर क्लीनिंग। In a smaller settlements such as Lothal, the houses were built of mud bricks and drains were made of burnt bricks. Okay. Little heaps of material, mostly sand, have frequently found at alongside the drains. This shows that the drains were clean at regular intervals. हमें इससे अंदाजा लगता है कि जो ड्रेनेज जो था ड्रेनेज वो समय समय पे जो है उसको साफ करने के लिए यूज किया जाता होगा। ग्रेट बात है। स्विमिंग, हालांकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें जो ग्रेट बात मिला है उसका एक स्पेसिफिक रीजन तो कहूँगी कि ये कोई कॉमन स्विमिंग पूल नहीं था। इसके रिचुअल्स काफ़ी मायने रखते हैं कि ये एक रिचुअल पर्पस में यूज़ किया जाता। इसे देखते हैं कि on Citadel some special buildings were built like the Great Bath of Mohenjo-daro. Such buildings were used in some religious occasions or on public gathering. Generally कहा जाता है कि जो ग्रेट बाथ था, जिससे हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसका कोई डेली पर्पस के लिए यूज नहीं होता था, रिचुअल पर्पस के लिए, रिचुअल बाथ के लिए यूज होता था। द ग्रेट बाथ was a large rectangle tank surrounded by corridors on all four sides. There was 2 flights of steps on north and south leading into the tank. The tank was made watertight by laying bricks on the edge and using a mortar and gypsum. Rooms were made on 3 sides of the tank, with one room having a large well. The water from the tank flowed into a huge drain. Across the lane there was a smaller building with 8 bathrooms. मतलब generally changing purpose के लिए यूज की जाती होगी। For at each side of a corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. Indus Valley Civilization में ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ वी वर ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। कैसे पता लगाते थे कि देयर वर रिच पीपल और पुअर पीपल, या बरियल्स को देख के हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डेड बॉडीज थी वो किसी अमीर की थी और या ये जो डेड बॉडी थी ये किसी पुअर पीपल की। तो देखते हैं अब इसका आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 तरीके से सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने की कोशिश। एक तो स्टडिंग बरियल्स और दूसरा था स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स, जिसके बारे में हम देखेंगे। पहले देखते हैं स्टडिंग बरियल्स। स्ट्रेटजीज टू एनालाइज सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस amongst people living within a particular culture include study of burials. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Some of the pits were lined by bricks. Some of the burials contain ornaments, pottery, etc. अब जैसा कि आप इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो देखेंगे कि वहाँ भी पिरामिड के अंदर
वो डेड बॉडीज जो होती थी, तो वहाँ भी ऐसे ही ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, यस, और ईटेबल आइटम्स को रखा जाता था। मतलब इसका ये था कि वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी सिमिलरिटी देखने को मिलता है। इन सम इंस्टांसेस द डेड वर बरीड विथ अ कॉपर मिरर। Jewelries were found in both men and women burials, which mean that both men and women used ornaments. ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब मैन भी और वुमेन भी यूज करते थे ornaments. बट जनरली अगर बात करें, बट इन जनरल हरपन्स नेवर बिलीव्ड इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विथ डेड बॉडीज। अब कुछ साइट्स में देखने को मिला है। हाँ, इसे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि एलिट क्लास और पुअर क्लास के बीच में, लेकिन जनरली अगर देखें तो सारे हरपन साइट्स पे हमें इस तरह के बरियल्स नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज है वो है स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स इन अनदर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंस। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। आप उसको यूटिलिटेरियन को आप इस तरह समझिए कि यानी जो डेली यूज है, इसकी यूटिलिटी आप इस तरह से समझिए कि जो डेली आर्टिफैक्ट्स, वो आर्टिफैक्ट्स जो डेली यूज होता होगा उसको हम यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में डालते हैं। और लग्जरियस यानी कि जो प्रीशियस होगा, ठीक है, जनरली इसको हम मान के चलते हैं कि वो जिसको कभी कभार यूज किया जाता है उसको हम लग्जरियस, जो कॉस्टली भी था और कभी कभी यूज होता है उसको हम लग्जरियस आइटम्स कहते हैं। तो यूटिलिटेरियन आइटम्स के थ्रू और लग्जरियस आइटम्स के थ्रू हमने सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने की कोशिश की। यानी कि आप समझ लीजिए कि ऐसे बरियल्स या ऐसे डेड बॉडीज के पास जहाँ पे ऑर्नामेंट्स या प्रीशियस आइटम्स नहीं रखे गए हैं, तो वो डेड बॉडीज कंसीडर किया गया पुअर पीपल का। और ऐसे डेड बॉडीज, ऐसे बरियल्स पे जहाँ पे डेड बॉडीज के पास लग्जरियस आइटम्स भी रखे गए एलोंगसाइड ईटेबल आइटम्स, तो उसे कंसिडर किया गया एलिट क्लास के लोगों का डेड बॉडीज। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्कोलॉजिस्ट ने सोशल डिफरेंसेस को पता लगाने की कोशिश की। पहला था बरियल्स और दूसरा था आर्टिफैक्ट्स, जिसमें यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस आइटम्स को हम कंसिडर करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन जनरली जो चनोदरों में था, और जितनी भी जो हालांकि और भी साइट थी जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे, लेकिन मेनली जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की जो साइट माना जाता है वो था चनोदरो। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक मीट्स इन रिमार्केबल स्टोन्स लाइक कालिनिन of a beautiful and red color, jasper, crystal, quartz and stitite, metals like copper, bronze and gold, and shell, and terracotta और burnt clay। ये सारे materials जो थे यूज किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम। The next है methods of making crafts by the Harappans। हरप्पन्स के लोग किस तरह से कौन से मेथड यूज करते थे। समटाइम्स बेंड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones by cementing together, while some of stone with gold caps. They were treated in different shapes such as cylindrical, spherical, barrel shaped and segmented. The stones were decorated by paintings and some had designs etched on them. They made bangles, drills out of seals. Special tools were used for craft work. Specialized drills have been found at Chanodoro, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। मैंने जनरली आपको बताया कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन वो चनोदोरो में ही होता था। चनोदोरो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये था कि चनोदोरो में कोई भी मतलब लोगों के रहने जैसा कोई बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलता है। अभी तो कैसा कोई प्राप्त नहीं हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चनोदोरो के पास जो भी कुछ जो मिला है वो आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड ही आइटम्स मिले हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ लोग रहते नहीं थे, लेकिन हाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा।
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि चेहनोदोरो जो था वो काफ़ी फेमस था क्राउड प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा लोथल और रिसेंटली धोलावीरा में भी क्राउड प्रोडक्शन की मतलब ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ भी क्राउड प्रोडक्शन होता था। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन वर आइडेंटिफाइड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि हम कैसे पता लगाते थे कि यहाँ पे क्राउड प्रोडक्शन ही होता था, या हम कैसे पता लगाते थे कि यहाँ पे लोग रहते नहीं थे या केवल क्राउड प्रोडक्शन ही होता था, या यहाँ लोग भी रहते थे और यहाँ भी क्राउड प्रोडक्शन होता था। जैसे कि हमने अभी जस्ट एग्जांपल देखा लोथल और धोलावीरा, जहाँ हमने कहा कि वहाँ लोग भी रहते थे और वहाँ पे क्राउड प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और हाल ही में राखीगढ़ी में भी जो हमें एक्सहिबिशन में मिला है उसमें भी पता लगा है कि यहाँ भी क्राउड प्रोडक्शन होता था। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ तरीके थे, जैसे थे सिंपली बाय एविडेंस ऑफ टूल्स, रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल इट्स, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे किसी साइट्स पे, तो वहाँ पे जब उनको कोई ऐसे रिमेन्स मिले, जो एविडेंस मिले हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स मिला होगा, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिला होगा, रिजेक्ट्स आइटम्स मिले होंगे, वेस्ट मटेरियल्स मिले होंगे, उसको देख के अंदाजा लगाया होगा कि यहाँ पे क्राउड प्रोडक्शन होता होगा। ठीक है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राउड प्रोडक्शन के लिए कहाँ से मटेरियल्स लाए जाते होंगे। तो हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फ्रॉम क्राउड प्रोडक्शन इन वेरियस वे। टू मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राउड प्रोडक्शन, पहला था दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स इन नागेश्वर, बालाकोट एंड सोर्तुगई। दूसरा, दे माइट हैव सेंट एक्सपेडिशंस टू एरिया सच एज द खैत्री रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। कुछ एरिया उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और कुछ चीज़ें जो उनको मिलता नहीं था तो उसके लिए वो साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया राजस्थान में उनको वहाँ से वो मंगवाते होंगे। तो ऐसा एक अनुमान लगा है। नागेश्वर एंड बालाकोट वर एरियाज ऑफ सेल। सोर्तुगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान was the best source of lapis lazuli, and Lothal, which was near sources of kaolin, स्टीटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। यानी इन सारे जगहों से हड़प्पन्स जो है चीज़ें मंगवाते होंगे अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स, ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड। अनुमान है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का जो ट्रेड मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड रिलेशन था। द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट द हड़प्पन्स मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स के बारे में जानकारी जनरली हड़प्पन सील्स के मिलने से ये हमें जानकारी मिली। द मेन सोर्सेज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीड्स। हड़प्पन्स प्रोबेबली हैड trade contact with the Oman peninsula. Chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of the nickel, which suggest a common origin. There are similarities between certain other types of objects found at this site. At Harappa, jar coated with a thick layer of the black clay has been found in Oman. Mesopotamian text referred to contact with the regions named Dilmun, probably the island of the Bahrain, Megan and Meluha, possibly the Harappan. अब ये आर्कोलॉजिस्ट ने इसको जो फाइंडिंग्स मिली डिफरेंट साइट्स पे, तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये ओमान के साथ भी सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड रिलेशन होगा। नेक्स्ट है सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। When a bag of goods was sent from one place to another, it much was tied with a rope. जनरली ट्रेड लॉन्ग डिस्टेंस जो होता होगा तो उसको टाइट की जाती होगी, उस पर सील्स लगाया जाता होगा ताकि इसको ऑथेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ की जाती होगी सील्स को, इसलिए। और जो इम्प्रेशन पे जो एनिमल मोटिव्स या जो भी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती होगी उससे उस पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में पता लगाया जाता होगा कि ये, जैसे कि मान लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने यहाँ से कुछ भेजा
तो उस पर वो उस कोई भी आइटम्स पे उसको टाइट करके उस पर सील लगाते होंगे, मोहर लगा के भेजते होंगे, जिसपे उनका स्क्रिप्ट होगा और एनिमल मोटिव्स, जिससे जब भी कभी मेसोपोटामिया या ओमान के लोगों के पास जाता होगा या वर्ल्ड में और भी जब जहाँ भी ये ट्रेड करते होंगे, तो वहाँ जब ये पहुँचता होगा तो वो अंदाज़ा लगता होगा कि हाँ ये हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा भेजा गया ये सामान है। तो इसीलिए सील एंड सील्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। हालांकि कौन सा स्क्रिप्ट था ये हमने अभी तक पता नहीं लगाया है। Characteristics of seals and script. Harappan seals usually have a line of writing. Seal had the name and title of the owner. The seal had a motif, generally an animal, which conveyed a meaning to those who could not read. अब इसीलिए शायद सील्स पे जो है एनिमल मोटिव्स की यूज़ की जाती होगी और उस पर स्क्रिप्ट भी, यानी कि जो लोग पढ़ लेते होंगे तो वो स्क्रिप्ट से पढ़ लेते होंगे, जो नहीं पढ़ते होंगे तो वो, या जो लिटरेट नहीं होंगे तो वो एनिमल्स के साइन देख के भी समझ जाते होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखें कि इनफैक्ट सील्स के बारे में, कलेक्शन ऑफ सील्स विद इन द स्क्रिप्ट। इनफैक्ट वी नो ऑलमोस्ट नथिंग। इफ यू वर टू आस्क एन आर्कियोलॉजिस्ट, they would not be able to tell you where the civilization came from with certainty, or how it ended, or what they were doing when they were around. ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि जो एपिग्राफर हैं ब्रायन वेल्स ने कहा है। उनके मुताबिक टू अस द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एज मिस्टीरियस एज इट्स सिम्बॉल्स। वेट्स की बात करें तो एक्सचेंजेस वर regulated by precise systems of weights, usually made of a stone called a chert, a kind of a stone generally cubical with no markings. Low denominations of weights were binary, that is 1, 2, 4, 8, 16, 13 etc. While the higher denominations followed the decimal system. अंदाजा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जो प्रीशियस आइटम्स होगा, लग्जरियस आइटम्स होगा, उसको डेसिमल सिस्टम से मेजर किया जाता होगा, और जो मतलब यूटिलिटेरियन आइटम्स होगा उसको हम जनरली बाइनरी नंबर जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 30 से हम वेट करते हैं। एंशिएंट अथॉरिटी, अब ये एक पजल है। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। कुछ मानते हैं कि भाई हर जगह, हर साइड पे कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी जो इंडिपेंडेंटली रूल करती होगी। तो ये एक पजल है और जिसके बारे में अभी तक डिबेट चल रहा है, तो एक्सप्लोरेशन चल रहा है, और हो सकता है आगे चल के हमें ये जानकारी मिल जाए कि कोई पृष्ठ था या कोई किंग रहा होगा और जिसने पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को रूल किया होगा, या सचमुच सेपरेटली हर जगह के अलग अलग किंग थे। इसका पता लगाना मुश्किल था। लेकिन जो जितने लार्ज सेटलमेंट हैं जो हम देखते हैं और जिसकी तुलना हम वर्ल्ड के बाकी बड़े बड़े सिविलाइजेशन के साथ करते हैं, उसको अगर देखें तो ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन जो है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट सच अ लार्ज सेटलमेंट वाज एक्चुअली रूल्ड विदाउट एनी रूलर और लाइक पृष्ठ किंग और एनीथिंग। तो ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इतना बड़ा सिविलाइजेशन बिना किसी किंग के, बिना किसी अथॉरिटी के कैसे रूल की जाती है। उसमें भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ थे जैसे कि टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये कैसे पॉसिबल होगा कि बिना किसी सुपरविजन के ये सारे एक्टिविटीज़ हो जाते होंगे। तो हालांकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप अगर देखें तो अंदाज़ा लगाया, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पृष्ठ किंग थे जो शायद रूल करते होंगे, लेकिन फिर भी कोई सर्टिनिटी नहीं है सचमुच कोई ऐसा अथॉरिटी था जो कि रूल करता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। बाय 1900 BC इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ। स्पेकुलेशन करें या हम इमेजिन करें या एक अंदाज़ा लगाएं कि ये सिविलाइजेशन कैसे कोलैप्स की होगी या इसका एंड कैसे हुआ, तो बहुत सारे वेरियस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस के बीच में ये डिबेट है। कुछ कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट। कुछ कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स या आर्यन इन्वेजन्स। कुछ ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई इंटरनल क्लैश के कारण इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो
कारण चाहे जो भी हो, या हम किसी भी एक कारण को माने, तो हम इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है और बहुत ही आश्चर्य भी होता है कि जो सिविलाइजेशन अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान और आज का जो नॉर्थ इंडिया, हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सारे एरिया में अगर देखें इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, वो आखिर कैसे कोलैप्स कर गए? और क्या ये सारे कारण थे? नेचुरल कैलेमिटीज थी, फ्लड रहा होगा कारण, और पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी या हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के किनारे थी, तो फ्लड्स आने के चांसेस है। पाकिस्तान का जो कुछ एरिया है, जब मोहनजोदड़ो और या हड़प्पा की बात करें, ये अर्थक्वेक के डेंजर जोन में गिने जाते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस का आगमन हुआ था, तो इस लिहाज से आर्यन इन्वेशन या फॉरेन इन्वेशन को भी इग्नोर नहीं किया सकता। तो खैर ये सारे कारण रहे होंगे और इन सारे कारणों से या इनमें से किसी एक कारण से इस सिविलाइजेशन का अंत तो जरूर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी कैसे हुआ, उससे पहले देखिए कनिंघम एंड हिज कन्फ्यूजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कन्फ्यूजन ऑफ कनिंघम। ठीक है, तो देखते क्या था कन्फ्यूजन कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट एएसआई ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ऑल्सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। He began archaeological excavation in the mid-19th century. Generally 1875 में he came. His main interest was in the archaeology of early history from 6th century BC to 4th century C and later periods. He used the accounts of left by Chinese pilgrims and Chinese travelers who had visited the subcontinent between 4th and 7th century CE. He also collected and documented and translated inscriptions found during his surveys. Sites like Harappa did not fit well in his area of investigation. इसके पीछे रीजन थे, that's why he was confused. He got the Harappan seal and he got confused because अलेक्जेंडर कनिंघम ये भाई साहब पढ़ के आए थे उस टाइम पीरियड को जो कि 6th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी के टाइम का पीरियड था। बेसिकली गंगा वैली के रीजन को उनको अंदाजा था कि जो एंशिएंट यानी इंडिया में जो भी कुछ एंशिएंट था वो गंगेटिक रीजन यानी कि जो मगध की बात करें, पूरे जो बिहार की बात करें, वहीं पे एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा हुआ, यानी कि जो मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर या गुप्ता एम्पायर के बारे में, तो वो वही पढ़ के आए थे एंड दैट इज व्हाई ही गॉट कंफ्यूज्ड। सो व्हेन ही गॉट हड़प्पन सील, तो ही वाज नॉट एबल टू फिट विथ द टाइम पीरियड, क्योंकि पढ़ के तो आए थे ये गंगेटिक रीजन के बारे में, गंगा वैली की रीजन के बारे में। टाइम पीरियड था उनका 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सी, और उनको जो हड़प्पन सील मिला था वो मिला था ऑलमोस्ट मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड, तो दैट इज व्हाई ही गॉट कंफ्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टेड बाय जॉन मार्शल एंड व्हीलर रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन साइट्स। आर्यन व्हीलर और जॉन मार्शल, ये दोनों ने डिफरेंट टेक्निक्स, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताने चाहूँगा कि जो डिफरेंट टेक्निक्स, वो टेक्निक्स क्या था। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को फोकस करवाना चाहता हूँ एस.एन. रॉय, एंड ही नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अपने बुक में उन्होंने मेंशन किया कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। ये सीबीएसई में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, तो इसको आप समझिए इस तरह से कि दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकवेशन एट मेसोपोटामियन साइट्स। It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamians. यानी कि जब जॉन मार्शल ने 1924 में ये अनाउंस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तब ये लोगों को पता चला, क्योंकि उससे पहले
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, ये सारे सिविलाइजेशन को पहले से खोज लिया गया था और यही तब तक ओल्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी। लेकिन जब जॉन मार्शल ने 1924 में अनाउंस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड, और ये जो कि लगभग 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, तो SN9 ने अपने बुक में मेंशन किया कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years old देन ही हैड फाउंड हर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं CBSE में। अब चलते हैं डिफरेंट टेक्निक्स एडॉप्टेड बाय आर्यन व्हीलर एंड जॉन मार्शल। जॉन मार्शल और आर्यन व्हीलर ये दोनों के अच्छे कंट्रीब्यूशंस हैं। कुछ के इग्नोरेंस के कारण, कुछ के लापरवाही के कारण जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो अब हम उसको खो चुके हैं। डिस्कस करेंगे कि ये क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कभी भी एक्सकवेशन होता है, जब कभी भी किसी भी सिविलाइजेशन का डिस्कवरी की जाती है, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक यूज़ की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एक्सकवेशन करने चले गए, खुदाई कर रहे हैं और जो चीज़ मिलता जा रहा है उसको ले, टेक्निक यूज़ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन मार्शल साहब की कि उन्होंने क्या किया। जॉन मार्शल साहब ने डिस्कवरी करी और प्राउडली उन्होंने 1924 में अनाउंस भी किया कि भाई कि हमने विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को खोजा है और सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन इन्होंने क्या मिस्टेक करी कि ही डिड नॉट यूज टेक्निक्स ऑफ द स्ट्रेटिग्राफी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है स्ट्रेटिग्राफी। जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स होते हैं या जितने भी आर्कोलॉजिस्ट आज के ज़माने में हैं वो स्ट्रेटिग्राफी को यूज़ करते हैं, जितने भी हैं आज भी। और स्ट्रेटिग्राफी का ना यूज़ करने से क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है वो भी बताऊंगा। तो जॉन मार्शल साहब ने स्ट्रेटिग्राफी को यूज़ नहीं किया और इन्होंने एक्सकवेशन किया और जो इनको समझ में आया उसके आधार पर इन्होंने फाइंडिंग्स बता दी कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फाइंडिंग्स है, उसको उन्होंने नोट करवाया, उसको डॉक्यूमेंटेड किया। जबकि आर्यन व्हीलर जब आए तो इन्होंने इस कमी को दूर किया एंड ही यूज स्ट्रेटिग्राफी। अब स्ट्रेटिग्राफी को समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ कि होता क्या स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी, द लॉज ऑफ स्ट्रेटिग्राफी वर pioneered बाय डेनिश जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था निकोलस स्टेनर, हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। समझिए क्या होता है स्ट्रेटिग्राफी, मैं क्यों उस पर जोर दे रहा हूँ। स्ट्रेटिग्राफी द मॉडर्न टर्म फॉर आर्कोलॉजिकल थ्योरी एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एक्सपोजर प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन स्ट्रेटिग्राफी. It can be defined as the study of the material which was deposited on the ground over time. Both the vertical and the lateral relationship of the strata as well as its composition are static. यानी इसलिए stratigraphy important. Law of superposition क्या होता है कि oldest layers are found at the bottom and the youngest layers at the top in the undisturbed strata. अब इसको इस तरह समझिए, मैं समझा रहा हूँ साथ कि ये layers हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो जब कभी भी आर्कोलॉजिकल साइट्स पे आर्कोलॉजिस्ट द्वारा जब किसी भी साइट्स का एक्सकवेशन होता है तो इन सारे लेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यानी कि फर्स्ट लेयर से जब एक्सकवेशन होता है तो फर्स्ट लेयर से क्या मिला तो वो मटेरियल्स आइटम्स को रखा जाता है और ये नोट किया जाता है कि फर्स्ट लेयर से ही मिला। सेकेंड लेयर से जो भी कोई आइटम्स मिलता है, जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं उसको रखते हैं और पता लगाते हैं। आइटम्स मतलब सील, बीड्स, मॉन्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स जो भी। और ये थर्ड लेयर से जो भी कुछ मिलता है उसको हम वहाँ नोट करके रखते हैं। और इसलिए स्ट्रेटिग्राफी यानी स्टडी ऑफ लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको इस तरह समझिए कि खुदाई या जो एक्सकवेशन होता है ये मतलब वो इस तरीके से नहीं है कि शादी में कोई टेंट लगाना हो और जब टेंट लगाना हो तो टेंट कैसे लगेगा, किस पर टिकेगा टेंट, तो बैम्बू पर टिकेगा। बैम्बू टिकेगा कैसे, तो उसके लिए हम जमीन की खुदाई करते हैं, खुदाई करते चले जाते खुदाई करते रहते और तब तो खुदाई करते जब तक लगता है कि हाँ अब ये बैम्बू जो है ना फिट हो गया है और ये मजबूत है। तो खुदाई करते वक्त हमने जो हमने सॉइल निकाला उसको हमने फेंक दिया, हमारे किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो है नहीं। जब हम किसी भी साइट का हम एक्सकवेशन करते हैं तो इस तरह से खुदाई तो करते नहीं, क्योंकि जब खुदाई करते हैं हम तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को ट्रेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं
और वो नोट भी करते हैं हमें कहाँ से क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एग्जाम्पल समझ जाइए आप कि एक कॉपर मिरर जो कि देखने में आज के ज़माने में अगर देखें तो आज अगर कॉपर मिरर को देखें तो देखने से ऐसा लगता है कि कॉपर मिरर जो है वो रोटी बनाने वाला तावा है जिसपे रोटी बनाई जाती होगी, ठीक है, लेकिन इसे हम कहते हैं कॉपर मिरर। अब इसे कॉपर मिरर क्यों कहते हैं और या आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन से इसको कॉपर मिरर क्यों एक्सेप्ट किया, इसके पीछे रीज़न है। तो रीज़न ये था प्लेस ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कॉपर मिरर कहाँ मिला, तो एक लग्जरियस आइटम्स यानी ऑर्नामेंट्स के पास मिला, इसलिए इसे कहा गया कॉपर मिरर। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर वो किसी ईटेबल आइटम्स के पास मिला होता तो उसको हम रोटी बनाने वाला तावा ही कहते हैं, ना कि कॉपर मिरर। इसीलिए स्टडी ऑफ लेयर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो लेयर्स होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो ऊपर का पहला लेयर होता है वो न्यू होता है, इसके बीच वाला जो होता है वो थोड़ा सा ओल्ड होता है और नीचे वाला सबसे ओल्डेस्ट होता है। इसलिए स्टडी ऑफ लेयर्स यानी कि स्ट्रेटिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक्सकवेशन करते वक्त। इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं जब कभी भी हम एक्सकवेशन करने जाते हैं किसी भी साइट्स का। आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पा। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि अभी तक हम इसको डिसिफर नहीं कर पाए, उम्मीद है कर लेंगे। द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड टिल डेट। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको आप देख सकते हैं। इसमें 2 वीडियो मैंने डाले हैं और जो आप उस वीडियो को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से स्क्रिप्ट को डिसिफर करने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से एक्सकवेशन होता है। ये 2 वीडियो का लिंक मैंने डाला है, उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मटेरियल्स रिमेन्स हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन लाइफ। Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose, while stones, burnt clay, metal, etc. survive. Materials such as pottery, tools, ornaments and household objects are still available. Recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their findings. The second, the most complicated is in terms of function. Archaeologists have to decide whether, for example, an artifact is a tool or an ornament, or both, or something meant for ritual purpose. तो अब ये कोई चीज़ ornament है या कोई चीज़ जो है वो tool है या जो कुछ भी मिला वो किसी रिचुअल पर्पस के लिए किया जाता होगा, ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल और कह सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। So an understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things like beads, coins, stone blades, and pots are obvious examples. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found, whether it was found in house, in drain, grave or in इसलिए मैंने बताया स्ट्रेटिग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़, कोई भी फाइंडिंग जो एक्सकवेशन के समय जो होता है तो इसका प्लेस ऑफ फाइंडिंग्स यानी कहाँ मिला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी उसी आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते और इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये क्या था, ये टूल्स है, ऑर्नामेंट्स है या रिचुअल पर्पस के लिए यूज की जाती है या ये कॉपर मिरर है या रोटी बनाने वाला तावा। इसलिए प्लेस ऑफ फाइंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seems to depict ritual scenes. Others with plant motifs are thought to indicate nature worship. कुछ भी कह सकते हैं, मतलब लगाना मुश्किल है कि ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता है या रिचुअल सीन्स के लिए था या नेचर वर्शिप के लिए। Many reconstructions of Harappan religion are made up on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to unknown, that is from the present to the past. Generally हम कंपेयर करते हैं कि प्रेजेंट में जो है उसको हम कंपेयर करते हैं पास्ट में, या पास्ट को समझने के लिए प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं।
Archaeologist, next topic है archaeologist attempts to reconstruct the religious practices of Harappan people. The discovery of pots, coins, beads, etc. in the Harappan sites and their graves provides enormous information. Traces of cotton and dresses depicted on the seals and sculpture give us an idea about the dressing style of Harappan people. The terracotta figurines of women indicate the worship of the mother goddesses. Plants motifs seems to suggest the practice of the nature worship. अब अंदाजा लगा सकता है कि शायद ऐसा होता होगा. The conical stones indicate the linga worship. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva, and that is an early form of one of the major deities of the Hinduism. हालांकि इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है. Some animals such as the unicorn depicted controversy in the sense कि अब सचमुच क्या प्रोटोशिवा जो हमें ये मिला है ये प्रोटोशिवा सीली है या कुछ और. ठीक है, तो क्योंकि रिलीजन के बारे में हमें पता है नहीं कि मतलब ये सचमुच रिलीजन जो था वो हिंदुइज्म था, इसके बारे में हमें कोई पुख्ता तौर पे कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई. सम एनिमल्स सच एज द यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन सील्स सीम टू बी मिथिकल composite creatures. The two important structures that have been found by archaeologists are the fire altars and found at Kalibangan and Lothal and the Great Bath at Manidaro, something meant for ritual use. अब चैप्टर के एंड में मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि भाई जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है या जो कुछ भी इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जानकारी जो मिली है तो वो ठीक है, लेकिन आने वाले जो एक्सकवेशंस हो रहे हैं और जो डिस्कवरी होने वाली है ऐसे में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम अभी तक जिसका आंसर नहीं जानते वो शायद उसको हम प्राप्त कर पाएंगे. तो चलिए चैप्टर को एंड करते हैं. और व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डिकेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क, ये क्वेश्चन है. We have a fairly good idea of the Harappan economy. We have been able to tease out social differences and we have some idea of how the civilization functions. It is really not clear how much more we would know if the script were to be deciphered. If a bilingual inscription is found, questions about the languages spoken by the Harappans could perhaps be put to rest. और जैसा कि अभी अटेम्प्ट चल रहा है, मैंने वीडियो भी शेयर करी है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि अब शायद बहुत जल्दी हम हरप्पन स्क्रिप्ट को डिसिफर कर लेंगे. सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस रिमेन स्पेकुलेटिव एट प्रेजेंट. स्पेकुलेशन हैं बहुत सारी, जैसे कुछ क्वेश्चन है कि वाज द ग्रेट बाथ अ रिचुअल स्ट्रक्चर, हाउ वाइड स्प्रेड वाज लिटरेसी, वाई डू हरप्पन सिमेट्रीज सो लिटिल सोशल डिफरेंसेस. जैसा कि हमने बड़े में देखा कुछ डेड बॉडीज प्रेजेंट कर रही थी या क्लेम कर रही थी कि ये एलिट क्लास के लोगों के लिए होगा, या कुछ डेड बॉडीज जो बरियल्स थी वो ऐसा लगता था कि ये मतलब पुअर पीपल का होगा. ऑल्सो अनआंसर द क्वेश्चंस ऑन जेंडर, डिड वुमेन मेक पोट्री और डिड दे ओनली पेंट पोट्स, जैसा कि आज के ज़माने में होता है. व्हाट अबाउट अदर क्राफ्ट्स, व्हाट वर द टेराकोटा फीमेल फिगरेंस यूज्ड फॉर. Very few scholars have investigated the use of gender in the context of the Harappan civilization, and this is a whole new area for future work. In fact, the remarkable instances we have focused on this chapter are just the tip of the iceberg. चैप्टर को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं चाहता हूँ कि इसको आप फोकस करें, और ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है जिसको आप देखें और इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जितने भी 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, अगर इस सारे 10 क्वेश्चन को आप बना लेते हैं तो एंटायर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन है जो कि अक्सर CBSE में पूछी जा चुकी है. और मेरा ये मानना है कि अगर ये 10 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं. कीप इन माइंड दैट कंप्लीट दिस क्वेश्चंस आंसर इन सच अ मैनर दैट कैन बी लाइक
complete questions in such a manner that कि short answer you can also write and long answer you can also write. तो इसलिए क्वेश्चंस को लिखते वक्त ध्यान रखना है कि you need to focus in a such a manner that कि while answering the questions you can able to write the answer of the short answer questions and then as well as the long answer question. यानी इस तरह से बनाए कि शॉर्ट आंसर भी लिख दूं और लॉन्ग आंसर. वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा. और कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक यदि देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. थैंक यू.